दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं होता, ना ही कोई एग्ज़ाम कठिन होता है। हमारी प्रिपरेशंस का लेवल बताएगा कि वो एग्ज़ाम हमारे लिए आसान है, कठिन है, कैसा है। तो आज इसी एक छोटे से संदेश के साथ हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज जनवरी 2017 के नेट जेआरएफ के पेपर को सोल्यूशन करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर को सोल्व करने का, उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो बेस्ट लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज होती है दोस्तों बायलैंग्वेज। तो मैं इस पेपर का सॉल्यूशन बायलैंग्वेज भाषा में देने का प्रयास करूँगा। हम हिंदी में भी बात करेंगे और इंग्लिश में भी बात करेंगे, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो भी बायलैंग्वेज होगा। तो बिना किसी झिझक के दोस्तों आज हमारे पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज। किसके द्वारा इसको डिफाइन किया जाएगा? तो जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों, दैट इज बेसिकली स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ। यह है दोस्तों हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ, जिसको आप पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ, या इसको आप बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। इसी का क्या होता है दोस्तों? स्लोप होता है। इसका क्या होता है? स्लोप होता है। और इसका स्लोप होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। ओके, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ और आइसो क्वांट दोनों कंसेप्ट को, जिससे कि हमारा पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन हम बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र होता है मेरे भाई, जिसको आप पीपीसी बोलते हैं, वो तीन प्रकार का हो सकता है। वो ओरिजिन से कनकेव हो सकता है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ओरिजिन से कन्वेक्स हो सकता है। कन्वेक्स को बोलते हैं आप दोस्तों हिंदी में उन्नतोदर, और इसको बोलते हैं नतोदर, ठीक है। तो ओरिजिन से जब ये कनकेव होता है उस टाइम पर दोस्तों बेसिकली हम इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ते हैं जो कि ओरिजिन से कनकेव होता हो। इसका मीनिंग क्या है कि एक्स, मान लो हम इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और मैंने एक्स की एक यूनिट बढ़ाई, तो मुझे वाई की कुछ यूनिट्स को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज मेरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो सेम है ना। तो इस सिचुएशन के अंदर जब मैं एक्स की यूनिट को बढ़ाता हूँ और वाई की यूनिट्स को कम करता हूँ, तो जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स है दोस्तों वो बढ़ जाती है। अगली यूनिट को प्रोडक्शन करने की कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके, बिकॉज हम वाई से कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हटाकर एक्स में लगा रहे हैं। तो मान लो वाई जो गुड्स है वो बेसिकली लेबर एबिडेंट है, और एक्स गुड कैपिटल एबिडेंट है भी, जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगती है। तो जब हम वाई वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, उत्पादन के संसाधनों को एक्स के प्रोडक्शन में लगाएंगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। तो ऐसे में जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बढ़ती है तो जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों एक्स और वाई का, वो इंक्रीजिंग होता है। ओके, इसलिए इसकी जो शेप होती है वो बेसिकली कैसी होगी दोस्तों? कनकेव होगी। ओके, तो अब बात आती है कि जो एम होता है दैट इज बेसिकली स्लोप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, जो यह बताता है दोस्तों कि जैसे जैसे हम एक्स की एक यूनिट बढ़ाते हैं तो वाई की हमें कितनी यूनिट को छोड़ना पड़ेगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। और यह जो कर्व है दोस्तों, या जो एम है वो बनता किससे है? इसका जो ओरिजिन है वो आता है दोस्तों हमारे आइसो क्वांट से, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सम उत्पाद वक्र। सम उत्पाद वक्र होता है लेबर और कैपिटल के अलग अलग कॉम्बिनेशन से जब हम किसी गुड का प्रोडक्शन करते हैं, और अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो सेम रहता है, मतलब टोटल प्रोडक्शन दोस्तों सेम रहता है कि लेबर की अलग और कैपिटल की अलग अलग कॉम्बिनेशन से, तो उसको आप बोलते हैं दोस्तों सम उत्पाद वक्र या आइसो क्वांट। जैसे कंज्यूमर थ्योरी के अंदर इनडिफरेंस कर्व होता है, वैसे ही प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर आइसो क्वांट होता है। ओके, तो दोस्तों जब हम लेबर को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से प्लस में कैपिटल को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते, दोनों को सम करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? टोटल प्रोडक्ट, जो इस पूरी लाइन के ऊपर सेम रहता है। तो अब ऐसे में अगर मैंने कैपिटल को एज एन डिपेंडेंट फैक्टर लिया है और लेबर को इंडिपेंडेंट, तो मैं कैपिटल को लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में रखूंगा, और जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैं बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा। और जो लेबर के मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों उसको आप बोलते हैं स्लोप।
तो यहाँ पर जो आइसो क्वांट का स्लोप होता है वो होता है दोस्तों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और यहाँ पर जो आइसो क्वांट होते हैं दोस्तों वो हमारे ओरिजिन से मूल बिंदु से कन्वेक्स होते हैं। ओके, और इसको बोलते हैं दोस्तों मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल। जो होता क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अब उसके बाद दोस्तों बात आती है कि ये इससे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल और लेबर तो फिक्स है और हम दो ही गुड्स बना सकते हैं, एक्स गुड और वाई गुड। तो ये मैंने लिया है एक्स गुड का ग्राफ। ये अगर दोस्तों एक्स गुड का ग्राफ है, ये अगर दोस्तों एक्स गुड का ग्राफ है तो यहाँ पर टोटल लेबर है और ये टोटल कैपिटल है और ये मैंने एक्स गुड के बना दिए हैं आइसो क्वांट। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इस साइड मैंने लिया है वाई गुड को और टोटल ये कैपिटल है। टोटल कैपिटल बेसिकली ये टोटल कैपिटल को शो कर रहा है और ये लेबर को। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्शन करता हूँ तो मैं आइसो क्वांट फर्स्ट एक्स का इतना प्रोडक्शन करूंगा और वाई का इतना प्रोडक्शन करूंगा। मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं दोस्तों कि मान लो मैं डी पॉइंट पे प्रोडक्शन करता हूं तो डी पॉइंट पर ये वाई का आइसो क्वांट होगा और ये एक्स का आइसो क्वांट होगा। इसका मतलब मैं एक्स में इतनी लेबर और इतनी कैपिटल लगाऊंगा और बाकी बची हुई लेबर और कैपिटल मैं वाई गुड में लगा दूंगा। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं दोस्तों एजवर्थ बॉक्स। और जब हम इन दोनों ही आइसो क्वांट को, दोनों के आइसो क्वांट को जोड़ते हैं तो हम एक जो ये लाइन बनाते हैं दोस्तों, इस लाइन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। और इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व से ही हम उसके बाद क्या बनाते हैं दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व ही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है जिसका स्लोप होता है MRT। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछा गया है किसी फर्म के एक्सपेंशन पाथ से। तो जब हम जैसे कंज्यूमर थ्योरी के अंदर दोस्तों दो कंसेप्ट होते हैं, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व। तो जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करते हैं तो वहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी को गेन करता है। उसी टाइप से दोस्तों जब आइसो कोस्ट लाइन हमारी आइसो क्वांट को सम उत्पाद वक्र को टच करती है तो वहां पर कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर होता है वो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर किसी गुड को प्रोड्यूस करता है, किसी एक गुड्स को प्रोड्यूस करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि जैसे जैसे कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर है उसके पास ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा पैसा बढ़ता जाता है तब उसका जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो ऊपर की तरफ जाएगी। आइसो कॉस्ट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। जब इसके अंदर शिफ्टिंग होगी तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास इनकम बढ़ रही है और लेबर और कैपिटल की कॉस्ट सेम है। तो ए बी और सी पॉइंट को बनाकर दोस्तों हम किसी भी फर्म का एक्सपेंशन पाथ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक्सपेंशन पाथ बना सकते हैं कि जब फर्म के पास मान लो 100 रुपए हैं या 100 करोड़ रुपए हैं तब वो ए पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करती है। जब उसके पास 200 करोड़ होते हैं तो बी पॉइंट पर, 300 करोड़ होते हैं तो सी पॉइंट पर प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर लेबर और कैपिटल के प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं, गुड्स के प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं। और ये बेसिकली हर एक ए बी सी तीनों ही पॉइंट किसको शो कर रहे हैं? ये शो करते हैं कि इन तीनों ही पॉइंट के ऊपर जो एक फर्म है उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम है गिवन कैपिटल और लेबर के प्राइस के ऊपर। तो अब दोस्तों हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कहता है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को बताओ और एक्सपेंशन पाथ ऑफ फर्म क्या होता है। तो इट शो द लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। भी अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट को बनाने में जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है और जहां पर जो इनपुट के प्राइस है वो कांस्टेंट है, क्या है? स्थिर है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इसका हिंदी वर्जन भी दिखा देता हूँ कि किसी फर्म के विस्तार पथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। यह उत्पादन के विभिन्न स्तरों को बनाने हेतु न्यूनतम लागत संयोजन को दर्शाता है और आदान मूल्य यहाँ पर क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सेम है बिकॉज ये जो एक्सपेंशन पाथ बनता है दोस्तों वो बनता है आइसो कोस्ट लाइन और आइसो क्वांट के टचिंग पॉइंट से।
आइसो कोस्ट लाइन और इसके टचिंग पॉइंट से हम एक्सपेंशन पाथ को बनाते हैं, जो दिखाता है मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत संयोजन, और जहां पर दोनों ही लेबर और कैपिटल के जो प्राइस हैं, इनपुट प्राइस हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो कि बेसिकली पेरेटो के द्वारा दी गई थी, जो कि मानता है कि इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के अंदर वो सारी एजम्पशंस आ जाती हैं जो कि परफेक्ट कंपटीशन की, पूर्ण प्रतियोगिता की एजम्पशंस होती हैं, मान्यताएं होती हैं। तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आर प्राइस टेकर होते हैं, ये बात सही है भाई, पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा ही होता है। भी दोनों ही क्या होते हैं, कीमत स्वीकारक होते हैं। द इकोनॉमी ऑपरेट एट सम पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व होता है उसके किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर जो इकोनॉमी होती है वह किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करती है, दैट इज राइट। एंड दैट देयर बी एन एफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी। एफिशिएंट मार्केट का मीनिंग होता है दोस्तों, कुशल मार्केट का मीनिंग होता है कि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। और मार्केट का बेहतर ढंग से काम करने का मीनिंग क्या होता है कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है लोगों का वो काम कर रहा है, फ्री मार्केट की अप्रोच काम कर रही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के अंदर ये सभी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। इसको मैं हिंदी में पढ़ूँ तो उत्पादक और उपभोक्ता कीमत स्वीकारक होते हैं। अर्थव्यवस्था उपयोगिता संभावना वक्र के किसी एक बिंदु पर काम करती है और प्रत्येक वस्तु के लिए प्रभावी बाजार हो। ठीक है, तो ये सारी ही बातें बिल्कुल सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है रावल्सियन कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर से, और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको सिंपल इसका आंसर बता देता हूँ कि ये कंसेप्ट कहता है दोस्तों कि सोसाइटी का वेलफेयर कब हो सकता है। सोसाइटी का वेलफेयर तब होगा जब सोसाइटी में जो गरीब लोग रहते हैं उन गरीब लोगों को अगर हम की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर दें, तब हम सोसाइटी के अंदर वेलफेयर को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम चीज़ों को एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ लीस्ट वेल ऑफ पीपल, सबसे न्यूनतम स्तर के जो लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, तो उन लोगों का वेलफेयर को अगर हम मैक्सिमाइज कर दे तो सोसाइटी के वेलफेयर को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का बेसिकली एलोकेशन होना चाहिए जो समाज में क्या लाए, इक्वेलिटी लेके आए, समानता लेके आए। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये कंसेप्ट दिया गया था, रावेल्सियन कंसेप्ट बेसिकली दिया गया है। और बहुत सारे इकोनॉमिक्स के अंदर वेलफेयर के कंसेप्ट आते हैं, जिसमें सबसे पहले पेरेटो का कंसेप्ट आता है जो बताता है कि किस प्रकार से इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर को लाया जा सकता है, एफिशिएंसी किस प्रकार से मार्केट के अंदर आ सकती है। एंड उसके बाद में कार्डोर और हिक्स का कंपनसेशन क्राइटेरिया आता है, क्षतिपूर्ति नियम आता है, एंड देन सोशल वेलफेयर फंक्शन आता है। उसके बाद में दोस्तों एरो का सोशल इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आती है जो बताती है कि इंडिविजुअल के वेलफेयर को जोड़कर हम सोसाइटी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनके बीच में एक कंट्राडिक्शन होता है। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिसको हमें स्टडी करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। और इकोनॉमिक्स में दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर मैं पेपर को सोल्व कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में मैंने एक वेलफेयर का कंसेप्ट पढ़ा तो और सारे के सारे कंसेप्ट मेरे माइंड में आ रहे हैं। और आपकी प्रिपरेशंस का लेवल मैं आपको तब अच्छा मानूंगा दोस्तों, या खुद आप अपना फीडबैक लेना कि जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ो तो उसके आसपास के जो कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट यदि आपको माइंड में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी हो रही है, आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हो। तो कंसेप्ट इस प्रकार के आपके डेवलप होने चाहिए कि आप एक वर्ड पढ़ो तो पूरी थ्योरी आपको याद आ जाए। अगर वो याद नहीं आ रही है तो आपको उसको अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करनी होगी। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है दोस्तों जब हम विभेदीकरण मोनोपोली के अंदर या एकाधिकारी सिस्टम के अंदर दो प्रकार की मार्केट होती हैं। एक मार्केट जहां पर जो कंज्यूमर्स की जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो 2 है, इसका मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा इलास्टिक हैं। और सेकंड मार्केट के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो बेसिकली 1 है दोस्तों। तो ऐसे में जो मोनोपोली फर्म है वो किस मार्केट के अंदर ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी और किसके अंदर कम करेगी। तो इसके लिए दोस्तों मैंने हिंदी में बहुत ही आसान भाषा में एक बात लिखी है
जिसको गांठ बांध लेना चाहिए कि इलास्टिसिटी इकोनॉमिक्स का रूल कहता है कि जो बंदा इलास्टिक होगा वो हमेशा फायदे में रहेगा। तो यदि बायर इलास्टिक है, मतलब जो खरीदने वाला है वो इलास्टिक है, तो सेलर प्राइस कम रखेगा, और यदि सेलर बायर से ज़्यादा इलास्टिक है तो हायर प्राइस रखा जाएगा। तो अब आपने देखा दोस्तों कि पहली मार्केट के अंदर, पहली जो मार्केट है उसके अंदर प्राइस क्या है, सॉरी, जो कंज्यूमर्स की जो इलास्टिसिटी है वो 2 है, मतलब कि, और सेकंड मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी है वो 1 है। इसका मीनिंग जिस मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी कम होगी वहां पर प्राइस ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर पहली मार्केट के अंदर प्राइस क्या रखा जाएगा दोस्तों, लो रखा जाएगा, और सेकंड मार्केट के अंदर प्राइस ज़्यादा रखा जाएगा। दैट इज़ अ वेरी सिंपल इकोनॉमिक्स रूल। बिकॉज मान लो कंज्यूमर ज़्यादा इलास्टिक है और हमने प्राइस ज़्यादा रख दी, तो वो उस गुड्स को ना लेने के बजाय किसी और गुड्स को ले लेंगे। सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हो पढ़कर कि क्या इसका सबसे बेहतर आंसर होना चाहिए। टू चार्ज ए हायर प्राइस इन मार्केट फर्स्ट, नहीं दोस्तों ये बात गलत हो जाएगी। टू चार्ज हायर प्राइस इन सेकंड मार्केट, ये वाली बात सही है। टू चार्ज सेम प्राइस चार्ज नहीं करेंगे। इन मार्केट फर्स्ट चार्ज डबल द प्राइस दैट इज चार्ज इन मार्केट सेकंड, नहीं दोस्तों वहाँ पर डबल चार्ज हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, सेकंड मार्केट के अंदर हम प्राइस डबल चार्ज कर सकते हैं जितना हम मार्केट फर्स्ट में करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वांटिटी इक्वल टू 20 डिवाइड बाय प्राइस है, और अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी यूनिटरी, वो एक कब होगी। तो इसके लिए दोस्तों ये जो कंसेप्ट पूछा गया है वो कंसेप्ट पूछा गया है मेरे भाई, आपका जो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप होता है। तो ये ग्राफ आपको यदि ध्यान में है तो यहाँ पर प्राइस है और ये टोटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग में प्राइस कम होता है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ता है। तो जब स्टार्टिंग में प्राइस लो होता है तो स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं दोस्तों प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तब जब रिलेशनशिप पॉजिटिव हो, इसका मतलब अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिया तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, और अगर मैंने प्राइस कम कर दिया इस लाइन के ऊपर दोस्तों तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। तो उस केस के अंदर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, और जब प्राइस चेंज करने पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहता है दोस्तों, तो उस केस के अंदर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने प्राइस चेंज किया दोस्तों, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है मेरे भाई प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर आता है। तो अगर मैंने प्राइस को बढ़ाया तो टोटल एक्सपेंडिचर, तो जो मेरी डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। तो जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी में चेंज हुआ, जिससे कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहा दोस्तों, सेम रहा, और इस केस के अंदर हमारी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो भी सेम यही बात कह रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि प्राइस इंटू, मैं जब यहाँ पर प्राइस इंटू क्वांटिटी करता हूँ तो जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है वो 20 है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी प्राइस लूँगा, हर एक प्राइस के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर 20 रहेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑल ऑफ प्राइस, सभी प्राइस के ऊपर जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी दोस्तों, इक्वल टू 1 होगी, इक्वल टू 1 होगी। सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, द आइडिया ऑफ इंडक्टिव प्लानिंग वाज फर्स्ट अडोप्ट इन विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो 8th 5 ईयर प्लान में दोस्तों सबसे पहले हमने इंडक्टिव प्लानिंग का जो कंसेप्ट वो लेके आए थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, 8th 5 ईयर प्लान। एंड उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बेसिकली जो लाई गई थी, जिसमें जो शेयर हैं स्टेट एंड सेंटर का वो 85 और 15 था। तो जो पहली स्टेटमेंट है दोस्तों वो गलत है। यहाँ पर जो शेयर है दोस्तों वो 85 और 15 नहीं, वो 75 और 25 है दोस्तों, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, और जो जम्मू कश्मीर के जो स्टेट हैं दोस्तों, वहाँ पर ये जो रेशियो 90 और 10 है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90% योगदान देगी और स्टेट गवर्नमेंट 10% देगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बी राइट हो जाती है और फर्स्ट रॉन्ग हो जाती है।
और इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि बेसिकली कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस था, 2008 के अंदर ये स्कीम आई थी, जहाँ जहाँ पर सेंटर का 75 था और स्टेट का 25 था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए बात सही की थी, 90 और 10 था। और 2018 के अंदर जब आयुष्मान भारत योजना आई तो इस स्कीम को इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया था। ओके, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। ये बेसिकली मैच द कॉलम है, मैच करना है। इसका राइट जो आंसर है वो थर्ड है, जिसमें सेकंड का ऑप्शन आएगा दोस्तों, एक आएगा सेकंड। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 को आया था। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 के अंदर आई है, मोदी जी लेके आए हैं। एंड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये बेसिकली 2001 का कंसेप्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस टाइम का है। एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम बेसिकली 1983 के अंदर आया था, इंदिरा गांधी के टाइम, जब आई थिंक इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ये बेसिकली मैच द कॉलम था। एंड उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडियन एक्सटर्नल डेब्ट एट द एंड ऑफ मार्च 2015। तो 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन अब भी जो कमर्शियल बोरिंग्स है दोस्तों, चाहे वो आप एक्सटर्नल डेब्ट हो, बाहरी ऋण हो या फिर आंतरिक ऋण हो, दोनों में ही जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बाजार से ज़्यादा लोन लेती है। एक्सपोर्ट क्रेडिट, एनआरआई डिपॉजिट्स, रुपीज डेब्ट, ये बहुत कम लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई कैन प्रिंट करेंसी नोट अप टू वैल्यू। तो आरबीआई 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकती है, इससे ज़्यादा वैल्यू के नोट आरबीआई नहीं छाप सकती है। उसके बाद दोस्तों, यूनियन बजट 2016-17 इम्पोज्ड ए 50% सरचार्ज ऑन द इनकम एक्सेडिंग, कि अगर आपकी इनकम दोस्तों अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016-17 के बजट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर 15% अधिक टैक्स लगाएगी। तो ये रूल आया था। ठीक है, और अभी का जो करंट स्ट्रक्चर है वो इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, परंपरागत कृषि विकास योजना। जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उसका एम है दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है परंपरागत है, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया था। ओके, और उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्लासिकल डिक्टोनोमी है, रेफर टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग, किस बात को रेफर करती है। तो क्लासिकल डिक्टोनोमी कहती है दोस्तों कि जो हमारे नॉमिनल वेरिएबल होते हैं, नॉमिनल वेरिएबल होते हैं मनी की सप्लाई, प्राइस, ये हमारे रियल वेरिएबल, जो हमारी रियल वेरिएबल होते हैं रोजगार, रियल वेरिएबल होते हैं प्रोडक्शन, इन चीज़ों को वो प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो केवल नॉमिनल वेरिएबल को ही प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों हमारा, द मनी जो है, नोट इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इज नॉट ऑन द रियल वेरिएबल, कि रियल वेरिएबल के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जो मनी है वो प्राइस लेवल को प्रभावित कर सकती है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डिक्टोनोमी। बिकॉज ये मानते थे दोस्तों कि जो और ये जो कंसेप्ट है वो बेसिकली इरविंग फिशर के द्वारा दिया गया है, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, कि जो भी हमारे मनी होती है, जो मनी सप्लाई होती है, वो नॉमिनल वेरिएबल को प्रभावित करती है, रियल वेरिएबल को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों बिग पुश थ्योरी से। ये बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, कि जो बिग पुश थ्योरी है वो किस आइडिया के ऊपर बेस्ड है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इंटरनल इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। तो या बिग पुश, या इसको अपन हिंदी में कहते हैं दोस्तों बड़े धक्के का सिद्धांत, जो कि रोजास्टिन रोडान के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट कहता है कि किसी भी नेशन को, जो भी अंडर डेवलप नेशन होते हैं, अलग विकसित नेशन होते हैं, अगर उनको अपने आप को इस गरीबी से, बेरोजगारी से निकालना है तो उनको एक बड़ी मात्रा में निवेश की जरूरत होती है, बड़े धक्के की निवेश की जरूरत होती है, जो इसको
जो उनको इस दंगल से निकाल सकता है। बिकॉज जब हम बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, भारी बस्तें प्राप्त होती हैं। तो ये जो आइडिया है बेसिकली दोस्तों एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, भारी बस्तों से जुड़ा हुआ है। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसको मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँगा। आई थिंक इसको हिंदी में पढ़ना थोड़ा आसान होगा कि आर्थिक विकास के सिद्धांत में केंद्रीय समस्या उस प्रक्रिया को समझना है कि जो डेवलपमेंट होता है आर्थिक विकास के सिद्धांत में केंद्रीय समस्या उस प्रक्रिया को समझना है जिसके द्वारा कोई समुदाय जो पहले अपनी राष्ट्रीय आय का 4 से 5% से भी कम सेविंग करता था, लेकिन अब जो उसकी ऑटोनोमस सेविंग है दोस्तों 12 से 15% हो चुकी है अपनी जीडीपी का। तो यह जो विचार है दोस्तों वो बेसिकली डब्ल्यू आर्थर लिविस के द्वारा दिया गया था। डब्ल्यू आर्थर लिविस के द्वारा यह कंसेप्ट दिया गया था या फिर ये विचार दिया गया था। ये बेसिकली इसी बात को, इस केंद्रीय समस्या और आर्थिक विकास के सिद्धांत में केंद्रीय समस्या उस प्रक्रिया को समझना है। इनका मानना है कि इस बात को भी कैसे कोई देश 4-5% सेविंग से 12-15% सेविंग करने लग जाए, इस प्रोसेस को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने की जो प्रोसेस है उसी को हम बेसिकली आर्थिक विकास के सिद्धांत की केंद्रीय समस्या कहते हैं। ठीक है, तो ये विचार बेसिकली डब्ल्यू आर्थर लिविस के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगला हमारा जो कंसेप्ट है दोस्तों मेरे भाई वो है इन द हेरेड-डोमर इक्वेशन ग्रोथ इक्वल टू सेविंग डिवाइड बाय वी। तो ये जो वी है वो किसको डिनोट करता है? वो डिनोट करता है दोस्तों इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को डिनोट करता है, जिसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों? इस बात को आप कमेंट करना कि कैपिटल आउटपुट रेशियो होता क्या है। ठीक है, हेरेड डोमर का जो मॉडल है सबसे पहला ग्रोथ का मॉडल आया है जिसके अंदर जो भी एजम्पशंस ली गई हैं वो सभी चीज़ों को, सभी वेरिएबल्स को बेसिकली कांस्टेंट मान के चलती हैं। इसमें हेरेड ने बेसिकली 3 ग्रोथ रेट की बात की है, एक्चुअल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट वो ग्रोथ रेट होती है जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट होती है। वारंटेड ग्रोथ रेट दोस्तों उस ग्रोथ रेट को बोलते हैं जिसके ऊपर हमारे देश के अंदर जो भी कैपिटल है उस कैपिटल को अगर हम फुल्ली यूटिलाइज कर लेते हैं, फुल्ली उसका यूज कर लेते हैं, तो उस ग्रोथ रेट को बोलते हैं दोस्तों वारंटेड ग्रोथ रेट, जिसको आप इच्छित ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। और नेचुरल ग्रोथ रेट होती है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार देने वाली ग्रोथ रेट, जहां पर हमारे देश के अंदर जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो अगर उन सबको काम मिल जाए तो उस रेट, जब सब लोग काम करने लग जाए तो उस ग्रोथ रेट को बोलते हैं दोस्तों नेचुरल ग्रोथ रेट। सो दीज आर द 3 फंडामेंटल कंसेप्ट उन्होंने दिए। और जब ये तीनों ग्रोथ रेट एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं, एक्चुअल, वारंटेड और नेचुरल, तो उस सिचुएशन को दोस्तों स्टेडी स्टेट कहते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो संतुलित हो गई है। तो ये कंसेप्ट उन्होंने दिया। और अगर इन तीनों में से ये तीनों अगर ग्रोथ रेट एक दूसरे की इक्वल नहीं होती हैं तो जो स्टेडी स्टेट की सिचुएशन है वो हट जाती है इकोनॉमी के अंदर से। ये बेसिक कंसेप्ट हेरेड ने दिया था। और हेरेड का जो मॉडल है वो एक्सेलरेटर की थ्योरी के आधार पर उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। और इसको बेसिकली दोस्तों एक्सेलरेटर ही बोलते हैं। एंड जो डोमर का कंसेप्ट है वो बेसिकली मल्टीप्लायर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया कि मल्टीप्लायर के थ्रू उन्होंने अपने इस ग्रोथ के कंसेप्ट को बताने का प्रयास किया। और इन दोनों ही थ्योरीज को हम एक साथ पढ़ते हैं बिकॉज इन थ्योरीज के अंदर जो कंक्लूजन है वो सेम है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जो लेबिस्टीन इन हिज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। अब देखो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के अंदर उसके आंसर से पहले उस क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि लेबिस्टीन ने क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का कंसेप्ट दिया है। और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो उस पॉपुलेशन को किस प्रकार से ट्रीट करता है। क्या वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है, मार्केट को एक्सपेंड करवाती है, इनकम को जनरेट करती है या इनकम को डिप्रेस करती है। तो लेबिस्टीन के अकॉर्डिंग और जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स की बात करते हैं कि अगर किसी भी अंडर डेवलप नेशन को बेहतर करना हो, अपने आप को गरीबी से बाहर निकालना हो, तो उनको एक क्रिटिकल न्यूनतम
एफर्ट्स करने होंगे, एक न्यूनतम मात्रा में निवेश की आवश्यकता होगी जिससे वो अपने आप को इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो अगर किसी भी देश के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो वो इनकम को कम करने वाले तत्व होते हैं, इनकम को बढ़ाने वाले तत्व नहीं होते। तो पॉपुलेशन को इनकम डिप्रेसिंग कंसेप्ट के रूप में देखकर चलता है बेसिकली। तो इसका मीनिंग ये नहीं है दोस्तों कि ये कंसेप्ट सही है या गलत है। हर एक इकोनॉमिक्स के अपने अपनी थॉट हैं और अपने अपने लॉजिक के आधार पर हर एक व्यक्ति हर एक बात को सही या गलत रख देता है। डिपेंड करता है कि किसके पास कितने लॉजिक हैं, कितने स्ट्रॉन्ग लॉजिक हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फ्लोइंग इकोनॉमिक्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब हम इस थ्योरी को थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों कि ये थ्योरी क्या कहती है हमें। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो आर्थर लुईस था दोस्तों, उन्होंने ड्यूअल सेक्टर मॉडल का नाम दिया था। ड्यूअल सेक्टर मॉडल या इकोनॉमी का कंसेप्ट हमें दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अंदर जो डिसगाइज्ड अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, उन लोगों को अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर डाल दें तो किसी भी देश को हम के विकास की जो गति है उसको बढ़ा सकते हैं। बिकॉज इससे एग्रीकल्चर के अंदर जो है लेबर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इंडस्ट्री को सस्ते लेबर मिल पाएंगे। तो इससे एग्रीकल्चर का भी विकास होगा और इंडस्ट्री का भी विकास होगा। उसके बाद में अगला हमारा जो कंसेप्ट है दोस्तों, जो डिपेंडेंसी थ्योरी है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जो इकोनॉमिक्स आते हैं उसमें रोअल परबिस, टेडी स्टोनस, एंड्रयू गुनार फ्रैंक, दीज आर द 3 इकोनॉमिक्स जो डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दोस्तों इनका मानना है कि कुछ नेशन पुअर होते हैं और कुछ नेशन रिच होते हैं, क्योंकि पुअर नेशन जो है वो रिच नेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को बढ़ा नहीं पाते, अपने आप को बेटर नहीं कर पाते हैं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पुअर नेशन को एक रिच नेशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। उनको डिपेंड रहना पड़ता है टेक्नोलॉजी के लिए, उनको डिपेंड रहना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो देर आर मैनी थिंग्स जिसके कारण एक जो पुअर नेशन है वो पुअर रहता है और रिच नेशन रिच बना रहता है। उसके बाद में दोस्तों आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है दोस्तों उसमें गुनार मार्डल जो इकोनॉमिक्स हैं वो डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से जुड़े हुए नहीं हैं। रोअल परबिस, टेडी स्टोनस, एंड्रू गुनार फ्रैंक, दीज आर द 3 इकोनॉमिक्स जो कि डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट है दोस्तों द सेविंग फंक्शन यूज्ड इन न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल कौन सा है भाई? सोलो का मॉडल, जिसको अपन न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, एक्सोजीनियस मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जो टेक्नोलॉजी को एक्सोजीनियस लेके चलता है। बिकॉज सोलो ने यह तो बता दिया कि एक टाइम के बाद कैपिटल पर डिक्रीजिंग रिटर्न लगने लगते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर जो डिक्रीजिंग रिटर्न कैपिटल के ऊपर लगते हैं उसको हम हटा सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि जो टेक्नोलॉजी है उसको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। उसके बाद एंडोजीनियस थ्योरीज आती हैं जो बताती हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सोजीनियस नहीं है। देयर आर मैनी फैक्टर्स जो टेक्नोलॉजी को डिटरमाइन करते हैं, ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दीज आर द कंपोनेंट जो टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट करते हैं, जो टेक्नोलॉजी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है भाई। सो अकॉर्डिंग टू सोलो का जो सेविंग फंक्शन है उन्होंने यूज किया है वो प्रोपोर्शनल सेविंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है दोस्तों? अनुपातिक बचत अनुपात का फंक्शन ये लेके चलते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द फ्लोइंग आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एनआरआई डिपॉजिट्स और रेमिटेंस।
तो आप बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 21 में का ए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सा आंसर होगा। एनआरआई डिपॉजिट्स और रेमिटेंस, और इनका मीनिंग क्या होता है वो भी आप एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मैं देख पाऊँ कि आप कितने एक्टिव होकर इस क्लास को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और दोस्तों, यदि आप इस पेपर की पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने एक गूगल क्लासरूम्स का निर्माण किया है। उस क्लासरूम को मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से मैंने वो क्लासरूम बेसिकली आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड यूजीसी नेट की अलग अलग सेक्शन के अंदर पीडीएफ को रखा हुआ है। जैसे पहला जो हमारा क्लासरूम है जिसके अंदर मैंने अंतिम बैच फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ, इसके अंदर मेरी पुरानी पीडीएफ्स एंड वीडियोस हैं। एंड उसके बाद ऑल इकोनॉमिक्स बुक फॉर इकोविको, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जितनी इकोनॉमिक्स की बुक होती हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, सभी बुकों की पीडीएफ को मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रख दिया है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ ही यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स, तीनों के लगभग 15,000 के आसपास क्वेश्चन, या साधारण भाषा में बोलूँ दोस्तों तो 150 पेपर को कलेक्शन बेसिकली मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और मेरा जो एम है इन क्लास को लेने का, जहाँ पर मैं आपको 30 पेपर कराऊंगा दोस्तों। 10 पेपर मैं कराऊंगा आपको यूजीसी नेट के, 10 पेपर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, और 10 पेपर मैं आपको पीजीटी के करवाऊंगा। तो आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो 3,000 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, तो 3,000 क्वेश्चंस आपको अपने टारगेट के करने होंगे। तो आपको अगर मैं आपको 3,000 क्वेश्चन करा रहा हूं और आपका एम है जीआरएफ को क्रैक करना, तो आप जीआरएफ के सेक्शन के अंदर जाओगे दोस्तों, और जितने भी पेपर हैं इन सभी पेपर को मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लगाने का प्रयास किया है, जहां पर मैंने इनके पेपर की पीडीएफ और आंसर की को यहाँ पर स्टेप किया है। और यदि आप इन सभी चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हो तो उसका जो लिंक है दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। आप सिंपली आप इन सभी बुकों को एक्सेस कर सकते हो, इन सभी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, और इस क्लास के जो पीडीएफ्स होंगे वो भी मैं आप इन क्लासरूम के अंदर, इस क्लासरूम ऐप्स के अंदर आपको देने का कार्य करूँगा। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपके जो जो आपका गूगल क्लासरूम का जो ऐप होता है आपको सिंपली उसको डाउनलोड करना होगा, ठीक है भाई, ताकि आप इनको एक्सेस कर पाओ। तो अभी हम वापस से हमारे इस कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। और दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे, इस क्लास के नीचे एक जो लिंक मिलेगा, उस लिंक के अंदर बेसिकली आपको अपना नेम, अपनी जीमेल और अपना मोबाइल नंबर रखना होगा और पेमेंट करनी होगी। और जैसे ही हमारे पास आपका पूरी डिटेल आएगी, आप उस गूगल फॉर्म को भरोगे, तो उसके बाद दोस्तों हम आपकी जीमेल के ऊपर एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक को ज्वाइन कर आप इन सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है भाई। तो अब हम इन सब बातों को करने के बाद हम हमारे जो मेन मोटिव है उसके ऊपर चले आते हैं। तो अगला ये जो हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, सबसे पहला है कि टूसिंग ने क्या दिया है दोस्तों। तो टूसिंग ने दिया है दोस्तों बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड, और प्रबिस ने दिया है दोस्तों डिटेरियोरेटिंग टर्म ऑफ ट्रेड। डिटेरियोरेटिंग टर्म ऑफ ट्रेड का मीनिंग क्या हुआ कि जो डेवलप नेशन होते हैं और कुछ अंडर डेवलप नेशन होते हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो जो टर्म ऑफ ट्रेड है दोस्तों वो डेवलप नेशन के, जो अंडर डेवलप नेशन है उसके लिए डिटेरियोरेट हो जाती है, बिकॉज वो उसके फेवर में नहीं रहती है। उसके बाद मार्शल ने बेसिकली ऑफर कर्व का कंसेप्ट दिया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर, एंड वार्लस के द्वारा दोस्तों जनरल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट दिया गया है, डंपिंग कंडीशन का कंसेप्ट उनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो ये बेसिकली नोट करेक्टली मैच हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द डिस्क्रिएशनरी फिस्कल एक्शन। इसको मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा कि
निम्नलिखित में से कौन विवेकाधीन राजकोषीय कार्रवाई के बारे में सही है? सही कौन सा है मेरे भाई? तो दोस्तों दो प्रकार की राजकोषीय नीति होती है। एक होती है रूल बेस और एक होती है विवेक के आधार पर, हमारी सोच विचार के आधार पर। जैसे कि 2003 में हम एफआरबीएम एक्ट लेके आए थे। उस एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग हमने ये रूल बना दिया कि हमें हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है दोस्तों उसको 3% करना है और रिवेन्यू डेफिसिट को हमें 0 करना है। तो वो एक रूल बेस्ड राजकोषीय नीति थी। और विवेकाधीन राजकोषीय नीति उसको कहते हैं जहां पर हम सोच विचार कर हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और हमारे जो टैक्स सिस्टम है उसको चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है इसी बात को कि जो विवेकाधीन फिस्कल एक्शंस होते हैं जहां पर सरकार सोच समझकर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के खर्चे और कर व्यवस्था को बदलती है। लेकिन जो रूल बेस्ड एक्शन होते हैं लाइक एफआरबीएम एक्ट, जो कि एक जो रूल उन्होंने बना दिया उसी के अकॉर्डिंग वो बेसिकली परफॉर्म करते हैं। अभी जो हमारा जो फिस्कल सिस्टम है दोस्तों वो बेसिकली रूल बेस्ड ना होकर बेसिकली विवेकाधीन हमारा बेसिकली राजकोषीय सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर अभी हम देने का प्रयास करेंगे। क्या इसका राइट आंसर होगा? मैं इसको हिंदी में ही पढ़ने का प्रयास करूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि इसको हम हिंदी में ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर बेरोजगारी बीमे का भुगतान करना कि मान लो कुछ लोग बेरोजगार हैं, जैसे हरियाणा के अंदर अगर आप बेरोजगार हैं तो सरकार आपको पेमेंट करती है। तो वो तो एक बेसिकली रूल बेस हो गया दोस्तों। ठीक है, भी आप जो इस देश के अंदर बेरोजगार लोग होंगे और जो एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं हैं, वो एक लंबे समय से बेरोजगार है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है और काम करने के काबिल हैं, तो सरकार उन्हें एक बेरोजगारी भत्ता देती है, इंश्योरेंस करवाती है। तो ये एक रूल बेस्ड सिस्टम हो गया। दूसरा, सेवानिवृत्त व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, तो ये भी एक रूल बेस हो गया। उसके बाद सरकार के खर्च और निवल कर राजस्व के स्तर में व्यवस्थित परिवर्तन करना। तो दिस इज बेसिकली दोस्तों विवेकाधीन राजकोषीय नीति की कार्रवाई होगी। और आयकर संरचना के परिणाम स्वरूप होने वाले निवल कर राजस्व में स्वायत्त परिवर्तन, तो ये तो एक रूल बेस हो गया दोस्तों कि हम टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करने से जो हमारा कर तो जो हमारा निवल कर राजस्व है उसमें परिवर्तन आ जाना। तो दिस इज बेसिकली रूल बेस। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, जो हमें विवेकाधीन राजकोषीय कार्रवाई को दर्शाता है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने व्यापार को समृद्धि का उपकरण हैंडमेडन कहा है, एक उपकरण कहा है? तो यह जो कंसेप्ट है दोस्तों इरविंग बी क्रेविस के द्वारा दिया गया था, जिसने ग्रोथ के उपकरण, समृद्धि का जो उपकरण हैंडमेडन कहा था। तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों उसको मैं साधारण भाषा में आपको बताने का यदि प्रयास करूं तो ये क्या कंसेप्ट था बेसिकली। तो ये कंसेप्ट था मेरे भाई कि इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, इंटरनेशनल ट्रेड एज ए हैंडमेडन ऑफ ग्रोथ है। ट्रेड आर्थिक विकास में एक सहायक है, उसका एक उपकरण है, लेकिन उसका सर्वश्रेष्ठ कारक नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट कारक नहीं है। तो एक कंसेप्ट बेसिकली दोस्तों दिया गया था इरविन बी क्रेविस के द्वारा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि 1950 के दशक में लैटिन अमेरिकी देशों की आयात प्रतिस्थापन नीति, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नीति के बारे में कौन सी बात सही है दोस्तों? तो इसके परिणाम स्वरूप विनिमय दर का अधिमूल्यन हुआ और इसने विकास को स्वाभाविक प्रक्रिया माना कि जब लैटिन अमेरिकी देशों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मान लो आप किसी चीज़ को बाहर से मंगवा रहे हो, उसको अपने ही देश में बनाना स्टार्ट कर देना, तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके एक्सपोर्ट बेसिकली ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट कम हो जाएंगे। तो आपका जो आपकी जो विनिमय दर होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, ओवर वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो इसके परिणाम स्वरूप विनिमय दर का अधिमूल्यन हुआ, ये बात तो ठीक है भी। अगर आप
इंपोर्ट कम करोगे और जो इंपोर्ट कर रहे हो उसको अपने ही देश में बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगी, आपका रुपया स्ट्रोंग हो जाएगा। लेकिन यह विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होगी दोस्तों, बिकॉज मान लो अगर कोई कंट्री के पास लेबर ज़्यादा है और वो कैपिटल गुड्स जिनको वो इंपोर्ट करती है अगर अपने ही देश के अंदर बनाना स्टार्ट कर दे तो उसमें तो कैपिटल ज़्यादा लगेगी, तो कैपिटल उनके पास है नहीं, तो वो विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं हो सकता, बिकॉज वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एफिशिएंट ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए वो गलत हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट है दोस्तों कि जो हेक्चर होलिन की थ्योरी है, हेक्चर होलिन की थ्योरी है दोस्तों, उन हेक्चर होलिन थ्योरी के लिए कौन सा जो ये दो बातें हैं लियोन्टिफ विरोधाभास और लिंडर की परिकल्पना हाइपोथेसिस, इनमें से कौन सा हेक्चर होलिन का अपवाद है। तो यहाँ पर दोनों ही जो थ्योरी हैं दोस्तों वो हेक्चर होलिन थ्योरी का अपवाद हैं और इन दोनों ही कंसेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे, बेसिकली तीनों ही कंसेप्ट को। तो जो हेक्चर होलिन का जो कंसेप्ट है दोस्तों, तो हेक्चर होलिन बेसिकली जिसको अपन न्यू ट्रेड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और हेक्चर होलिन कहता है कि जो कंट्री हैं वो ट्रेड क्यों करती हैं, बिकॉज जो फैक्टर एंडोमेंट कि मान लो इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है तो वो लेबर वाली गुड्स को बनाएगा और वो सस्ती बनाएगा और उसी को एक्सपोर्ट करेगा। यूएसए कैपिटल उसके पास ज़्यादा है तो कैपिटल गुड्स सस्ती बनाएगा और उसी को एक्सपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार से जो दोनों ही नेशन हैं इंडिया और यूएसए वो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड करेंगे। और ये जो थ्योरी थी दोस्तों वो सप्लाई साइड थ्योरी थी, लेकिन उसके बाद लिंडर हाइपोथेसिस बेसिकली डिमांड साइड से अपनी थ्योरी को देने का प्रयास करता है और ये कहता है दोस्तों कि कोई भी जो नेशन होता है ना वो पहले अपने देश के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन करता है, अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करता है और उसके बाद उस गुड्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे में दोस्तों इसीलिए जो ट्रेड है, तो इसलिए जो दोस्तों जब हम ट्रेड करते हैं तब हम उस नेशन के साथ ट्रेड करते हैं जहां पर जो कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो सेम हो, कि इंडिया के अंदर भी सेम ही प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही हो और यूएसए के अंदर भी सेम ही प्रोडक्ट की डिमांड हो रही हो। तो ऐसे में जब हम इंडिया ने इंडिया वाले जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने अपने देश में डिमांड को फुलफिल कर दिया तो वो बाहर अपने सामान को भेजेंगे, लेकिन कहाँ भेजेंगे, जहां पर उनकी डिमांड हो रही हो। इसका मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स के ऊपर हम प्रोडक्शन करते हैं, तो इस प्रकार के प्रोडक्शन को बोलते हैं दोस्तों इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। तो लिंडर ने इसको डिमांड साइड से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि बताया कि जो नेशंस हैं वो सिमिलर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। और उसके बाद दोस्तों लियोन्टिफ पैराडॉक्स कहता है कि यूएसए के अंदर कैपिटल इंटेंसिव जो नेशन है लेकिन वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करता है और उसको एक्सपोर्ट करता है। तो ये भी बेसिकली हेक्चर होलिन का अपवाद है। लेकिन उसके बाद किसिंग जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने कहा कि जो यूएसए के अंदर जो लेबर है वो बेसिकली कैपिटल ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, तो इस बात को उन्होंने इस प्रकार से काटने का प्रयास किया था। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट है दोस्तों विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द प्रपोज्ड जीएसटी अरेंजमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो जीएसटी अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है कि बोथ सेंटर एंड स्टेट टैक्स विल बी कलेक्टेड एट पॉइंट ऑफ सेल्स। जहां पर भी किसी भी गुड्स का सेलिंग होती हो, फाइनल उसको खरीदा जाता हो, वहां पर सेंटर और स्टेट दोनों ही उसके ऊपर जीएसटी लगाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। एंड जो जीएसटी है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर लगाई जाती है। मान लो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 10 रुपये, तो इसके ऊपर 5%, 18%, 28%, 12% इस प्रकार से जीएसटी लगाई जाती है। तो और अभी जो जीएसटी 2.0 आया है जहां पर जीएसटी के जो रेट्स हैं उनको कट किया गया है, 28% को 18 कर दिया गया, 18 को 12, 12 को 5 कर दिया गया है। तो जिसका मेन पर्पज है कि जो ट्रंप ने, जो यूएसए ने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, जिसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट है दोस्तों वो बेसिकली महंगा हुआ है, जिसके कारण इन फ्यूचर जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम होगा। तो इंडिया को अगर अपने देश के अंदर सस्टेनेबल ग्रोथ बना के रखनी है तो उन्होंने क्या कर दिया है, हमारा जो डोमेस्टिक
डोमेस्टिक डिमांड है उसको बूस्ट करने का प्रयास किया गया है। बिकॉज जो हमारी देश की जो नेशनल इनकम होती है दोस्तों, दैट इज बेसिकली सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होती है। तो अगर हमारा एक्स कम हो रहा है तो सरकार सी और आई को बढ़ाकर इनकम को स्टेबल रखना चाहती है, इनकम को ग्रो करना चाहती है। सो ये गवर्नमेंट का एजेंडा है, जिसके कारण अब जीएसटी के जो रेट्स हैं उनको कम किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बेसिकली बोथ फर्स्ट एंड सेकंड होगा। उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट है भाई, इकोनॉमिक्स रेफर टू एन अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन दैट रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट डेब्ट्स। तो मैं इसको हिंदी में भी पढ़ने का प्रयास करूंगा ताकि आपको इसको समझ में आ जाए कि अर्थशास्त्री अप्रत्याशित स्फीति, मतलब वो स्फीति, वो इन्फ्लेशन जिसको हम प्रिडिक्ट ना कर पाए, वो एकदम आ जाए, जिससे क्या होगा, जो बकाया सरकारी ऋण के वास्तविक मूल्य को कम कर देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हम स्फीति कर का नाम देंगे। इसका साधारण भाषा में दोस्तों कि सरकार ने मान लो 100 रुपये का कहीं से लोन लिया है, 100 रुपये का सरकार ने लोन लिया, और अगर इन्फ्लेशन, अप्रत्याशित इन्फ्लेशन आता है, अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन आती है, तो सरकार ने जो लोन लिया है उसकी तो वैल्यू कम हो जाएगी। बिकॉज 100 रुपये की आज कुछ वैल्यू है, लेकिन अगले 10 साल बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो सरकार का जो 100 रुपये का लोन है वो तो सस्ता हो जाएगा। तो इस प्रकार के टर्म को हम कहते हैं दोस्तों स्फीति कर, इन्फ्लेशन टैक्स। ओके, उसके बाद अगला हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पब्लिक गुड क्या होती है। पब्लिक गुड जिसको आप कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर एंड नॉन राइवल इन कंजप्शन, ये दोनों बातें सही हैं। एक्सक्लूडेबल इन नेचर नहीं होती हैं। ए गुड दैट पब्लिक मस्ट प्रोसेस, वो गुड जो, इसको मैं हिंदी में दिखाता हूँ भाई आपको, ठीक है, कि वस्तु जो जनता के पास अवश्य हो उसको पब्लिक गुड को बोलते हैं दोस्तों। ये नेसेसरी नहीं है। तो पब्लिक गुड का कंसेप्ट को मैं अगर थोड़ा सा आसान भाषा में बोलूँ दोस्तों, कि जिसको एक्सक्लूड ना किया जा सकता हो, कि फॉर एग्जांपल पार्क है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, या फिर कोई भी चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो सारी की सारी पब्लिक गुड्स हैं जो सबको मिलती हैं, किसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और एक होती है और एक और इसका कंसेप्ट है कि जो नॉन राइवल होती हो। नॉन राइवल का मीनिंग होता है दोस्तों कि मान लो ये पेन है, ये पेन मैंने खरीदा, ये प्राइवेट गुड है, अगर मैंने ले लिया तो दूसरा बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन पब्लिक गुड वो गुड्स होती हैं कि अगर ए बंदा उसको यूज़ कर रहा है तो बी बंदे भी उसको यूज़ कर सकता है, दोनों को कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको बोलते हैं नॉन राइवल इन कंजप्शन। और एक्सक्लूडेबिलिटी की जो टर्म होती है वो आती है प्रॉपर्टी राइट के केस में, कि अगर मैंने इसको परचेज कर लिया तो मैं ही इसको यूज़ करूँगा, दूसरा बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता है, तो दूसरा बंदा को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा इन केस ऑफ प्राइवेट गुड। लेकिन इन केस ऑफ पब्लिक गुड हम इसको किसी भी बंदे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली ए फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स विल बी अफेक्ट। जो फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स होता है वो किसको अफेक्ट करता है? वो अफेक्ट करता है दोस्तों बायर मोर देन सेलर। वो बायर को ज़्यादा इफेक्ट करेगा रेदर देन सेलर को। सो अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछा गया है बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू से, कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है मेरे भाई बेनिफिट माइनस कॉस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ब्रैकेट में उसकी पावर लगा देते हैं टाइम। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और अगर एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं, जहां से पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो वो बेसिकली क्या होगा, जिसमें यहाँ पर दोस्तों जो ये आर है वो डिनोट करता है सोशल डिस्काउंट रेट, जिसको हम आप जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, जो होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
और ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है दोस्तों, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो बेसिकली क्या करता है, जो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको जीरो कर देता है। अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो कैसे होगी कि मान लो गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लेके आती है तो उसका कुछ बेनिफिट होता है और उसका कुछ कॉस्ट होती है। तो ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो उसकी, वो क्या करता है, बेनिफिट और कॉस्ट को इक्वल कर देता है। बेनिफिट और कॉस्ट को इक्वल कर देगा तो ऊपर वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इससे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, उसकी जीरो हो जाएगी। और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, जो ये बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो दैट इज अ वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये बार बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई अगला हमारा क्वेश्चन है with the reference of characteristics of non-excludable and non-rival law and order is classical example of public good। अभी हमने क्वेश्चन किया था दोस्तों, इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं अभी। तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों मेरे भाई, पब्लिक गुड का। एंड इन ट्रेड साइकिल थ्योरी जे आर हिक्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय। तो अकॉर्डिंग टू जे आर हिक्स का जो ट्रेड साइकिल मॉडल है बेसिकली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसा है दोस्तों, ऑटोनोमस है, जो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगला हमारा है दोस्तों, करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमें स्टैगफ्लेशन के, कि स्टैगफ्लेशन के करैक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। तो स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है बेसिकली फिलिप्स कर्व से आया है। जो फिलिप्स कर्व हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है। तो वहाँ से ये कंसेप्ट चल के आया है स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन होता है दोस्तों जहाँ पर इकोनॉमी के अंदर हाई इन्फ्लेशन होती है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, हाई बेरोजगारी होती है। तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, बेरोजगार लोग भी ज़्यादा होंगी, और तो इस केस के अंदर क्या होगा दोस्तों, ग्रोथ रेट लो हो जाएगी। तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैगफ्लेशन। ठीक है, बिकॉज जो फिलिप्स कर्व हमें बेसिकली क्या दिखाता है दोस्तों, फिलिप्स कर्व हमें दिखाता है ये अगर इन्फ्लेशन है और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है कि अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टैगफ्लेशन हमें क्या दिखाता है कि जहाँ पर हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो और लो ग्रोथ हो, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा देता है। सो ये एक कंसेप्ट है जो कि फिलिप्स कर्व के अंदर आया हुआ कंसेप्ट है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो कंजप्शन के फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला कंजप्शन का फंक्शन दिया गया था केन्स के द्वारा। केन्स बेसिकली कहता है कि एपीसी जो होती है, औसत कंजप्शन जो हमारा होता है दोस्तों, वो बेसिकली जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वो कम होता जाता है। एंड एपीसी ज़्यादा होती है, एमपीसी कम होती है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बिकॉज कंजप्शन फंक्शन की 5-4 थ्योरीज हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो बेसिकली दोस्तों, और अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, तो उन दोनों ही क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों केन्स भाई साहब कहते हैं कि जो कंजप्शन फंक्शन हमारा क्या होता है दोस्तों, सी बार प्लस में सी नोट इंटू में वाई, और ये सी नोट होता है दोस्तों हमारा एमपीसी। और ये कंसेप्ट कहता है कि एपीसी और एमपीसी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। बिकॉज इस फंक्शन को दोस्तों अगर मैं सी वाई से डिवाइड करवाऊँ तो सी बाय वाई ये हमारी एपीसी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सी बार डिवाइड बाय वाई प्लस में सी नोट। तो ये दोस्तों होती है हमारी एपीसी, और ये होता है दोस्तों हमारा एमपीसी। तो सिंपल सी बात है, एपीसी बड़ा होगा बिकॉज एपीसी के अंदर ये भी ऐड है, और एमपीसी के अंदर तो ओनला सी नोट है। तो एपीसी बड़ा होगा और एमपीसी छोटा होगा, और ये 100 टन की बात करता है किंच। लेकिन उसके बाद जो कोजनेट है, साइमन कोजनेट है, उन्होंने कहा कि उन्होंने डाटा इकट्ठा किया और उन्होंने देखा कि जो एमपीसी और एपीसी होती है दोस्तों वो एक दूसरे के बराबर होती है। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे इनकम बढ़ती है तो एपीसी कम होने लगती है, एपीसी कम होने लगती है दोस्तों। और लेकिन इस कंसेप्ट के अंदर उन्होंने पाया कि एमपीसी और एपीसी दोनों बराबर होती हैं।
और कोई भी ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं होता। जो कंजप्शन है दोस्तों वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो जो जो एमपीसी होती है वही एपीसी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा इन्होंने कंसेप्ट दिया था। उसके बाद हालांकि दो और कंसेप्ट आते हैं। फ्रीडमैन का कंसेप्ट आता है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो बताती है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हमें बताती है 3 प्रकार की ये बेसिकली इनकम को लेकर चलती है। परमानेंट इनकम जिसको आप हिंदी में बोलते हैं स्थायी आय, चलित आय करंट इनकम, और टेम्परेरी इनकम जिसको आप बोलते हैं हिंदी में अस्थायी आय। ये 3 प्रकार की इनकम की बात करते हैं और 2 प्रकार के उपभोग कंजप्शन की बात करते हैं, स्थायी और अस्थायी। और ये कहते हैं कि जो स्थायी आय है और स्थायी उपभोग है उनके बीच में तो पक्का रिलेशनशिप है, प्रत्यक्ष रिलेशनशिप है कि अगर हमारी परमानेंट इनकम बढ़ जाती है तो हमारा परमानेंट कंजप्शन बढ़ जाएगा, अगर वो कम होगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। और ये मान के चलते हैं कि लॉन्ग रन में एपीसी एमपीसी के बराबर हो जाती है, एपीसी लॉन्ग रन के अंदर कांस्टेंट हो जाती है। और सेम यही बातें बेसिकली दोस्तों लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो कि मोदी गिलानी के द्वारा दिया गया था वो भी लेके चलता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ लेके चलता है कि जो कंजप्शन होता है वो स्मूथली चलता है जैसे जैसे टाइम चलता है। और ये हमारी इनकम होती है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ इनकम नहीं होती, डिस सेविंग होती है, उसके बाद हम सेविंग करते हैं और इस सेविंग का फिर हम हमारे बुढ़ापे के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनकम के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और ये कंसेप्ट वही बताता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर एपीसी घटती जाती है जैसे इनकम बढ़ेगी और एपीसी कम होती है एमपीसी से, और लॉन्ग रन के अंदर ये दोनों बराबर हो जाती हैं, एपीसी कांस्टेंट हो जाती है। और ये दोनों ही जो कंसेप्ट हैं दोस्तों परमानेंट इनकम और लाइफ साइकिल ये फ्यूचर इनकम को लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो केन्ज वाला इनकम है वो फ्यूचर इनकम को लेके नहीं चलता है, बिकॉज यहाँ पर ये जो स्थायी आय है ना दोस्तों, स्थायी आय जो परमानेंट इनकम जो उसको मिलनी ही मिलनी है इन फ्यूचर, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी जो इनकम है वो फ्यूचर में मिलेगी, इस फ्यूचर की इनकम के बिहाफ पर वो आज कंजप्शन कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट उन्होंने दिए थे कि लोग कंजप्शन करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं इनके, किस बिहाफ पर वो कंजप्शन करते हैं, उपभोग कैसे किया जाता है। हालांकि बहुत सारी थ्योरीज आती रही हैं कंजप्शंस को लेकर और बहुत सारे अपवाद होते रहे हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने डाटा लिया उस डाटा के अकॉर्डिंग जो एमपीसी होती है, एपीसी और एमपीसी वर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, वो दोनों अलग अलग नहीं होती, वो बराबर होती हैं, ये बात सही है। और दे अपीयर नो कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होती, सी बार नहीं होता, और इन लीनियर कंजप्शन फंक्शन सो फिटेड जो मैंने आपको देख के बताया था। तो दोनों ही बातें यहाँ पर ट्रू हो जाएंगी दोस्तों, ओके। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी जो है डज नॉट ट्रीट कंजप्शन टू डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड इनकम, फ्यूचर इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये दोनों थ्योरी तो कहती हैं कि डिपेंड करता है, लेकिन केन्स वाली नहीं करती हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा है दोस्तों। यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अगर हम एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं तो जो हमारा लेवल ऑफ इनकम निकल के आएगा दैट इज बेसिकली 600 आएगा। और उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर 0, 4, 5, 7 और 100 दिया गया है, तो कौन सा सुटेबल एवरेज होगा जो इन सभी डाटा को बेसिकली क्या करेगा मेरे भाई, सेंट्रल टेंडेंसी, बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के देगा। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन देगा, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मीडियन। तो हमें पता है मेरे भाई कि जो मीडियन होता है ना, मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर 0 और 100 बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू है। अगर मैं इनका मीन निकालूंगा तो मीन इसका आएगा दोस्तों, इन सबको जोड़कर इसको मैं 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करवाऊंगा तो इसका मीन आएगा लगभग 25। तो 25 इनमें किसी के आसपास नहीं है, तो 25 ना 0 को रिप्रेजेंट करता, ना 4 को, ना 5 को, ना 7 को, ना 100 को। इसी प्रकार से ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के आंसर आएंगे आसपास। लेकिन मीडियन दोस्तों जो कि एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता, इसका जो मीडियन आएगा, सेंट्रल टेंडेंसी आएगी मीडियन के थ्रू, वो आएगी 5, जो कि 0, 4, 5 और 7 के आसपास तो हैं लेकिन 100 के आसपास नहीं है। लेकिन एक बेटर रिप्रेजेंटेशन देता है, एक बेटर सेंट्रल टेंडेंसी देता है हमें मीडियन, जो कि एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर मीडियन हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये आंसर सही लगा होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज ए रैंडम सैम्पलिंग, कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। रैंडम सैम्पलिंग होती है दोस्तों जहां पर
पॉपुलेशन में से जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो हर एक डाटा को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल चांस मिलता है उस सैंपल में सेलेक्ट होने का। तो उस सिस्टम को बोलते हैं दोस्तों रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग के बहुत सारे पार्ट आते हैं, जिसमें से सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज द पार्ट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि मान लो स्टार्टिंग में हमने किसी एक बंदे को रैंडमली उठा लिया, उसका रोल नंबर है 2, तो उसके बाद 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 7, 8 ऐसे ऐसे लोग आएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने एक रैंडम लिया, उसके बाद सारी चीज़ें अपने अपने आप आती रहेंगी। तो इसको रैंडम सैम्पलिंग मेथड का एक पार्ट माना जाता है। इसके अलावा जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, क्वार्टा सैम्पलिंग है और परपोसिव सैम्पलिंग दोस्तों, ये सभी बेसिकली किसका पार्ट है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों जो क्लस्टर सैम्पलिंग है आल्सो द पार्ट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड। तो मैं यहाँ पर 4th को भी रखना चाहूँगा इसके अंदर, दोनों ही इसके अंदर ऑप्शन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसके बाद में अगला है हमारा, ये दोनों ही इसके अंदर ऑप्शन आ जाएंगे मेरे भाई, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अगला है दोस्तों द एरिया बिटवीन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज़ को डिनोट करता है कि इसके अंदर कितना एरिया आता है। तो हमें पता है कि दोस्तों जो नॉर्मल हमारा कर्व होता है जो डिनोट करता है पूरे के पूरे 1% एरिया को, यहाँ पर हमारा मीन होता है। इस मीन के ऊपर जो दिखाता है कि इस साइड 50% है और इस साइड 50% है, लेकिन यहाँ से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस की साइड और यहाँ से मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस की ओर का जो डाटा होता है, इन दोनों के बीच का जो डाटा होता है दोस्तों, वो डिनोट करता है पूरी का पूरा जो हमारे जितने भी टेबल के अंदर वेरिएबल होते हैं उसका 0.9937% डाटा इस एरिया के अंदर रिलाई करने लग जाता है। और इसका पूरा का पूरा जो एरिया है दोस्तों वो डिनोट करता है 1% को। इसके अंदर पूरी की पूरी जो कोई भी टेबल है, मान लो ये टेबल मैंने दे दी 7, 8, 9, 10, इसका नॉर्मल मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका आता है तो 100% डाटा आ जाएगा। लेकिन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन और +3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो डाटा आता है, अप्रोक्सीमेटली जो डाटा आता है वो आता है 0.9973। ओके, उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डाटा का वो सिमेट्रिकल हो, मतलब बराबर हो, 50 मीन से 50% इधर और 50% इधर, तो इस केस के अंदर स्क्यूनेस हमारी 0 हो जाती है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि CV क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे मीन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है वेरिएंस, तो वेरिएंस का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 18 डिवाइड बाय हमारा मीन है 180 इंटू में 100, तो 0 से 0 कट जाएगी। 18 को 180 को 18 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 10%। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, 100 को लगाना भूल गए, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आंसर वो 1.8 लगा देगा कोई, समझ रहे हो मेरे भाई। उसके बाद अगला हमारा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल बट नॉट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। दोस्तों ये बेसिकली इंडेक्स नंबर से पूछा गया क्वेश्चन है, जो अलग अलग इंडेक्स नंबर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो मार्शल एजवर्थ का जो इंडेक्स नंबर है वो बेसिकली टाइम रिवर्सल को तो फुलफिल करता है लेकिन फैक्टर रिवर्सल को नहीं करता, और फीसर वाला दोनों को ही करता है, और लैप्स से और पास से दोनों में से किसी को भी नहीं करते। और इसलिए फीसर वाले जो इंडेक्स नंबर को हम आइडियल इंडेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं, और मार्शल वाला करता है केवल टाइम रिवर्सल को, एंड फैक्टर वाले को ये दोनों नहीं करते, ये दोनों बेसिकली किसी को भी नहीं करते हैं। और जो फीसर का जो बेसिकली हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं वो लैप्स से और पास से को का ही बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन होता है, और ये मार्शल एजवर्थ वाला उनका अर्थमेटिक मीन होता है। और उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है फॉर टेस्टिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होते हैं दोस्तों जब हम किसी भी बेसिकली
वेरिएबल्स के गुणों के बारे में बात करते हैं, तो उनके लिए उनको जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सा बेस्ट मेथड हो सकता है, कौन सा टेस्ट बेस्ट हो सकता है, तो जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है दोस्तों, दिस इज द बेस्ट मेथड टू टेस्ट द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई आज का, इन द लॉन्ग पीरियड and in the perfect competition a firm earn only normal profit. what is normal profit मेरे भाई? तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है जब कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाता है। कॉस्ट प्राइस के आने का बराबर आने का मीनिंग क्या हुआ कि ये पेन की जो कॉस्ट है, इसके अंदर लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो इन सब की कॉस्ट को मिलाकर इसकी कॉस्ट बनती है 10 रुपये, और मैं 10 रुपये में ही इसको मार्केट में बेच देता हूँ। तो जब प्राइस कॉस्ट के बराबर आ जाता है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट, और लॉन्ग रन होता है और परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो दिस इज द एसेसन। उसके बाद इसका रीजन है कि देयर इज अ नो ट्रांसफर कॉस्ट इन द सिस्टम। तो ये बात सही होती है कि परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसफर कॉस्ट नहीं होती, लेकिन इसके कारण नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल कंसेप्ट। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, लेकिन वो एक दूसरे के रीजन और कारण प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक दूसरे के कारण और प्रभाव ये दोनों नहीं है। उसके बाद में अगला हमारा है दोस्तों, इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट इज बेसिकली सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड। और उसके बाद में लेबर बिकम्स रेडी टू वर्क ओवर टाइम। जो लेबर है वो ओवर टाइम अधिक कार्य करने के लिए तैयार है, और इंडस्ट्री उसको पे करती है एफिशिएंसी बीच, जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है उतना ही उसको पे करती है। तो इस केस के अंदर दोस्तों यहाँ पर भी दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। भी ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ को आप जितना वो काम करता है उतना ही अगर आप उसको पे करते हो तब वो ओवर टाइम करने के लिए राजी होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप उसको उसकी एफिशिएंसी से ज़्यादा देता हो दे तब वो ओवर टाइम करने को तैयार हो, ऐसा भी हो सकता है ना। और या किसी की मजबूरी हो काम करना तब भी वो ओवर टाइम कर सकता है। सो इट इज़ ए वेरी सब्जेक्टिव थिंग। ओके, उसके बाद अगला हमारा है क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, लेकिन कोई एक दूसरे का कारण प्रभाव नहीं बन सकता है। अगला हमारा है दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज जनरली एक्सेप्टेड स्टेट पॉलिसी। इसको मैं हिंदी में अगर पढ़ने का प्रयास करूं कि प्रगतिशील कराधान जो होता है का सिद्धांत सामान्यतः स्वीकार्य राज्य नीति है। एक राज्य नीति के द्वारा अपनाया जाता है कि हमें जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो टैक्स का रेट बढ़ जाना चाहिए। और प्रगतिशील कराधान आय और संपत्ति के वितरण को प्रभावित नहीं करते। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाती है भाई, ये तो करते हैं ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज अगर हम प्रगतिशील कर लगाएंगे तो जो असमानता है उसको हम कम कर सकते हैं। एंड बाजार की अपूर्णता के कारण गतिरोध स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और मजदूर नम्यता से गतिरोध स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करूंगा, जिससे कि इसको हम थोड़ा सा समझ पाए कि क्या बातें बताई जा रही हैं। कि जो स्टैगफ्लेशन है, जो मैंने पहले ही इस टर्मिनोलॉजी का हमने यूज़ किया था, स्टैगफ्लेशन होती है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, ग्रोथ रेट कम हो रही है। ये कारण क्या हो सकता है, किसके कारण हो सकता है? कि जब मार्केट के अंदर इम्परफेक्शन हो, मार्केट के जो फोर्सेस हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हो। तो दिस इज द रीजन ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस। और ये किस कारण से हो सकती है? बिकॉज ऑफ वेज फ्लेक्सिबिलिटीज। जब मैं फिलिप्स करो का कंसेप्ट कराऊंगा दोस्तों, तब आपको ये एक्चुअल में समझ में आएगा कि जो क्लासिकल मानते थे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी को, कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, कि जब मान लो इकोनॉमी के अंदर इन फ्यूचर इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ठीक है, इन फ्यूचर इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो जो लेबर हैं, मान लो इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है 5%, ठीक है, और जो लेबर हैं उनकी जो वेज है वो फ्लेक्सिबल है, तो लेबर भी डिमांड करते हैं कि हमारी वेज बढ़ाओ 5%। तो दोस्तों इन्फ्लेशन भी बढ़ा और उन्होंने वेज भी बढ़ा दी, तो जो प्रोड्यूसर हैं वो लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे ना भाई। मान लो अगर इन्फ्लेशन बढ़ी और लेबर ने अपनी वेज नहीं बढ़ाई, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है उसके पास प्रॉफिट आ गया 5% का, जिससे कि और लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन अगर लेबर ने अपनी वेज बढ़ाने की डिमांड की, जो वेज फ्लेक्सिबल है,
भी उन्हें दिख रहा है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, तो हम अपनी वेज बढ़ाने की भी डिमांड करेंगे। तो इस केस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इकोनॉमी के अंदर स्टैगफ्लेशन आ जाएगा और ग्रोथ रेट लो हो जाएगी। तो वेज फ्लेक्सिबिलिटी इज द रीजन ऑफ स्टैगफ्लेशन। तो बोथ एक दूसरे के कारण और प्रभाव बन जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फ्रीडमैन जो है मनी को एक लग्जरी गुड के रूप में ट्रीट करता है। दैट इज द राइट थिंग एंड इट सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करती है, लेकिन इसके कारण वो इसको लग्जरी आइटम नहीं मानता है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा कि दोनों ही राइट है लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। वो इसको लग्जरी गुड मानता है बिकॉज हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है। और ये हमारी वेल्थ का एक पार्ट, वो इसे एक वेल्थ का अपना पार्ट मानता है बिकॉज वो 5 प्रकार के बेसिकली वेल्थ को डिवाइड करता है कि जिसमें हम एसेट्स को भी रखता है, मनी को भी रखता है एंड वो लैंड को भी रखता है, कि अलग अलग प्रकार से वो 5 प्रकार के एसेट्स को बताता है कि किस प्रकार से हम अपने वेल्थ को रख सकते हैं। तो मनी आल्सो द पार्ट ऑफ वेल्थ। अगला हमारा है दोस्तों कि मूविंग एवरेज मेथड इज मेथड ऑफ ट्रेड एस्टिमेशन। जी हाँ, ट्रेड एस्टिमेशन में मूविंग एवरेज मेथड का हम यूज करते हैं। बेसिकली टाइम जो टाइम सीरीज है उस वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। एंड रिग्रेशन मेथड इज यूज टू एस्टिमेशन फ्लक्चुएशन इन द टाइम सीरीज। चला लो। तो यहाँ पर जो एक कंसेप्ट है दोस्तों, रीज़न इसका गलत हो जाता है कि रिग्रेशन मेथड को हम इसके अंदर यूज़ नहीं करते हैं और मूविंग एवरेज मेथड टाइम सीरीज मेथड का ट्रेंड एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों थर्ड हो जाएगा। और आज की हमारी क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाती है, जहाँ पर हमने इसके कंप्लीट पेपर को डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ में। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।